अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ आज हम लेक्चर नंबर 8 लेकर हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की आखिरी दो प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। एक का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और दूसरी है हाइड्रेशन एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब होता है किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की सलाहियत। हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ओनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर आल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसकी रीजन भी हमें मालूम है कि दे हैव फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उनमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनकी लैटिस में आजादाना मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से आसानी से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिक टेबल को स्टडी करें तो हमें यह बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी कि पीरियोडिक टेबल में जहां जहां पर मेटल्स पाई जाती हैं वहां वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। जिस तरफ मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। जिस तरफ मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी डिक्रीज होगी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड को स्टडी करें और जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं तो हमें यह अंदाजा हो जाता है कि व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस। किसी भी पीरियड के लेफ्ट पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स मेटल्स हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर, एंड द एक्सट्रीम राइट पर पाए जाने वाले एलिमेंट नॉन मेटल हैं, सो दे आर बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Similarly, when we see the trend in the groups, we know that when we move from top to bottom in a group, then metallic character increases. इसका मतलब क्या हुआ? Electrical conductance also increases. Even वो ग्रुप्स जिनका टॉप एलिमेंट नॉन मेटल है उनके बॉटम एलिमेंट्स भी मेटल होते हैं। इट मींस कि वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रुप 6A चाल्कोजेंस को नोट करें, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलोरियम है, उसके बाद पोलोनियम है और लिवरमोरियम है। आखिरी दो एलिमेंट पोलोनियम और लिवरमोरियम चूंकि मेटल्स हैं, सो दे हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो टॉप एलिमेंट हैं, सिंस दे आर नॉन मेटल्स, सो दे आर ऑलमोस्ट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें यह बात बिल्कुल क्लियर पहले से पता है, जिसको हम दोबारा दोहराने लगे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड। वो एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज एक क्वेश्चन की सूरत में कई बार एग्जाम में आ चुकी है। मैंने भी इसको यहां पर राइट डाउन किया है ताकि आप लोग उसको स्टडी करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दोनों ही कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, बट डायमंड इज इंसुलेटर एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। वाई? अगर हम यहां पर वाई लगा दें तो इट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, मगर डायमंड इंसुलेटर है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। ऐसा क्यों होता है? दोनों ही नॉन मेटल हैं लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है? रीजन ये है कि जब कार्बन डायमंड की फॉर्म में होता है, इट हैज अ वेरी लार्ज जॉइंट 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। वहां पर इसके चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। दे कैन नॉट मूव। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव इन द डायमंड, सो इट इज एक्सीलेंट इंसुलेटर। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट हैज लेयर्ड लैटिस। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसकी स्ट्रक्चर लेयर्स की फॉर्म में होती है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, एंड आउट ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन कैन मूव पैरेलल टू द लेयर्स। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन लेयर्स के पैरेलल इजीली मूव कर सकता है। सो ड्यू टू दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट बिकम्स द गुड कंडक्टर। और इसकी कंडक्टिविटी की वजह से ही इसको हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा क्लॉक के सेल हैं या किसी भी दूसरी चीज के सेल वगैरह, रिमोट के सेल हैं, अगर हम उसे तोड़ें तो उसमें से एक रॉड सा निकलता है ब्लैक कलर का, दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। सिमिलरली इसके एक और यूज भी है ग्रेफाइट का।
हमने कच्ची पेंसिल का नाम सुना होगा जिसे लेड पेंसिल कहते हैं, उसका सिक्का भी एक्चुअली ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर बनाया जाता है। नॉर्मल इस्तेमाल होने वाली कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल में ग्रेफाइट और क्ले इक्वल अमाउंट्स में होती हैं, लेकिन फॉर स्पेशल पर्पजेज हम इसको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसको ड्राइंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है तो वी नीड सच लेड पेंसिल विच इज सॉफ्ट एंड डज नॉट मार्क ऑन द पेपर। अगर हम इसे रेज करें तो उसका पेपर पे कोई निशान नहीं बचना चाहिए। ऐसी पेंसिल के नाम के साथ बी लिखा जाता है, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B एंड सो ऑन, ये 7B तक होता है। तो मोर द नंबर ऑफ बी, मोर सॉफ्ट इज द पेंसिल एंड इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ ग्रेफाइट इन इट। ताहम अगर हमने इसको कहीं सिविल वर्क में इस्तेमाल करना है, मैप बनाने के लिए, नक्शे वगैरह बनाने के लिए, वहां पर बाज़ का हमने 2-2, 3-3 पेजेस को इकट्ठे ट्रेस करना होता है, तो वहां पर हमें हार्ड किस्म का सिक्का चाहिए होता है। तो ऐसी पेंसिल्स के ब्रांड नेम के ऊपर आप देखेंगे, पेंसिल के ऊपर 1H, 2H, 3H वगैरह लिखा होता है, उसमें उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेफाइट की निस्बत क्ले ज्यादा होगी। क्ले ज्यादा होगी तो सिक्का हार्ड हो जाएगा, और अगर ग्रेफाइट ज्यादा होगा तो सिक्का सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक और भी यूज था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अलावा, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर कर लूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद हमने ग्रेफाइट को, डायमंड को स्टडी कर लिया है। आपको उम्मीद है कि इसका आंसर भी समझ आ गया होगा कि डायमंड में 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों टाइटली बाउंड है, इसलिए वो इंसुलेटर है। ग्रेफाइट के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, वो इजीली मूव कर सकता है, लिहाजा ये कंडक्टर है। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आमतौर पर एक्सीलेंट कंडक्टर होती हैं, इसलिए उनको हम अक्सर यूज करते हैं कंडक्टिव पर्पस के लिए, वायर्स बनाने के लिए, इस तरह के दूसरे कामों में जहां पर हमें हाई कंडक्टिविटी की जरूरत है। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और खूबी ये होती है कि हम इनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इनको सिक्के वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, स्टैच्यू वगैरह बनाने के लिए, मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए और बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप देखें, मैंने कोइनेज मेटल की एग्जांपल ली है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड कोइनेज मेटल्स, क्योंकि इनको सिक्के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे ट्रेंड्स वगैरह, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल होता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन इन वाटर। सिंपल वर्ड्स में यूं समझ लें, तो इसको अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब when 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give infinitely dilute solution। 1 मोल आइन है जो गैशियस स्टेट में है, उसको हमने इतने ज्यादा वाटर में डिसॉल्व करना है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन बने, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन बने। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब है। फिर भी मैं यहां पर रिवाइज कर देता हूं। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि हम इतना ज्यादा वाटर ऐड करें, इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करें कि फर्दर सॉल्वेंट ऐड करने से कोई हीट चेंज प्रोड्यूस ना हो। नॉर्मली यूं होता है कि जब आप किसी सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, तो जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इंक्रीज होती जाती है। ये बात बहुत डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 में लिखी हुई है केमिस्ट्री में। तो विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द अमाउंट ऑफ हीट चेंज इंक्रीजेस। तो हमने इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करना है कि उसके बाद मैक्सिमम हीट चेंज तक पहुंच जाए, उसके बाद मजीद कोई हीट चेंज ना हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते वक्त जो हीट रिलीज होगी या अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। मोस्टली केसेस में हीट हमेशा रिलीज ही होती है, वेरी रेयर केस होगा जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन आयन है, जब हम इसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है, एंड द एनर्जी रिलीज्ड हियर इज 1075 किलोजूल पर मोल। आप देख सकते हैं कि यहां पर माइनस का साइन है, दिस माइनस साइन शोज दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, और इसका यूनिट है किलोजूल पर मोल। पहले भी मैं वजाहत कर चुका हूं कि वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो सिर्फ वही कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी तमाम यूनिट्स
स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जाउल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, सो इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर व्हाइल ऑल के एंड मोल आर रिटन इन द स्मॉल अल्फाबेट्स। अगर हम इसको देखें कि ये किस चीज पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द आयन। किसी भी आयन की चार्ज और साइज के रेशियो पर डिपेंड करती है। चार्ज और साइज के रेशियो को ही हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज एंड साइज की रेशियो इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अगर किसी आयन का साइज कम है और कंपैरेटिवली उस पर चार्ज ज्यादा है तो हम कहेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इफ एन आयन हैज स्मॉलर साइज एंड कंपैरेटिवली लार्जर चार्ज अमाउंट, we will say that it has higher charge density and vice versa. So ये बात हमें क्लियर पता चल गई कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी एग्जांपल हम यहां देखते हैं। पहले आप 3 आयंस को कंपेयर करें, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। यू कैन सी दैट सोडियम हैज +1 चार्ज, magnesium has 2 positive charge and aluminium has 3 positive charge. हम जानते हैं these all are the members of the period number 2. ये तमाम पीरियड नंबर 3 के मेंबर हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पीरियड नंबर 3 का पहला मेंबर सोडियम है, दूसरा मैग्नीशियम है और तीसरा एल्यूमिनियम है। और हम ये भी जानते हैं कि when we move from left to right in a period the size decreases. It means अगर हम इनके एटम्स लें, सोडियम एटम विल बी द हाईएस्ट साइज एंड एल्यूमिनियम विल बी ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। और अगर हम इनके आयंस ले लें, द डिफरेंस इन देयर साइज विल बी मच मोर। सोडियम में से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, मैग्नीशियम में से 2 और एल्यूमिनियम में से 3। तो एल्यूमिनियम इज वेरी 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 स्मॉल साइज अमॉन्ग ऑल द 3। इन तीनों में सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम आयन का है। सो इट विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। और आप देख सकते हैं दिस वैल्यू इज -4613 किलो जूल पर मोल। सबसे ज्यादा वैल्यू एल्यूमिनियम की है, देन उसके बाद मैग्नीशियम की है, देन उसके बाद सोडियम की। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कई बार इम्तिहान में आया हुआ, एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी एंड व्हाई। तो हमें ये बात पता है एल्यूमिनियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी एंड the reason is the highest charge density of aluminium 3 positive ion. अब हम वापस आते हैं इसकी वेरिएशन पर। पीरियड्स में इसमें क्या चेंज आती है और ग्रुप्स में क्या चेंज आती है। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं तो साइज स्मॉल होता जाता है। स्मॉल साइज मींस हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी, सो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, when we move from top to bottom in a group, the atomic size increases. It means shielding effect increases. It means force of attraction becomes weaker and weaker. So the hydration energy also decreases when we move from top to bottom in a group. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का मुकम्मल होता है। छोटे छोटे 2 टॉपिक थे। उम्मीद है आपने इनको एंजॉय भी किया होगा, समझा भी होगा। अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन है या आपका कोई कमेंट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी मिलेगा आपको। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।